नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे CUET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन बुकलेट है। ये इंग्लिश की, ये UG एग्ज़ाम की बुकलेट है, यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, BA में एडमिशन के लिए जो आपको एग्ज़ाम देना होता है। ये 15 मई को एग्ज़ाम हुआ है और मेरे सामने जो बुकलेट है वो C कोड है उसका। यहाँ टाइम जो आपको मिलता है 45 मिनट्स मिलता है। मैक्सिमम मार्क्स 200 हैं। टोटल क्वेश्चंस 50 हैं जिसमें से आपको 40 करने हैं। और 40 करने हैं इसका मतलब एक क्वेश्चन हुआ 5 मार्क्स का, और अगर आपने क्वेश्चन गलत किया है तो उसके लिए 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग भी है। CUET के पिछले सालों के मैंने क्वेश्चन पेपर देखे थे, वो कंपैरेटिवली इजी थे। इस साल 2024 का जो क्वेश्चन पेपर आया है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, आप लोगों ने महसूस किया होगा। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ शुरुआत हो रही है एक पैसेज से। इस पैसेज को पढ़ना है और उस पर बेस्ड 6 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देने हैं। व्हेन आई वॉज इन माई लेट टीन्स, यानी जब मैं अपने टीन एज में थी। लेट टीन्स का मतलब 15 के बाद का, 16, 17, 18, 19, वो लेट टीन्स कहलाते हैं। एंड स्टिल अनडिसाइडेड, और अभी भी मैं अनडिसाइडेड थी, यानी निश्चित नहीं कर पा रही थी। अबाउट विच लैंग्वेज आई शुड राइट इन, कि किस भाषा में मैं लिखूं। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, दैट द लैंग्वेज, के भाषा वन इज बॉर्न इनटू, जिसमें व्यक्ति पैदा होता है, वंस मदर टंग, जो व्यक्ति की मातृभाषा होती है, कैन बी द ओनली पॉसिबल मीडियम, वो केवल एकमात्र माध्यम हो सकता है ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। क्रिएटिव माने जो आप लिखते हैं, एक्सप्रेशन माने अभिव्यक्ति होती है। तो जो आपकी रचनाओं की अभिव्यक्ति हो सकती है वो केवल मातृभाषा में हो सकती है। फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपने ज़्यादातर समय, माय फादर, मेरे पिताजी, यानी अपने ज़्यादातर जीवन में मेरे पिताजी श्रीपत राय। तो श्रीपत राय धनपत राय के बेटे थे। धनपत राय को आप मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। तो मेरे पिताजी श्रीपत राय, यानी किसके पिताजी हुए? सारा राय, जो कि लेखिका हैं। तो सारा राय की ये जो संस्मरण है, ये जो पैसेज है सारा राय का लिखा हुआ है। तो मेरे पिताजी श्रीपत राय हैड बीन अ हिंदी एडिटर एंड क्रिटिक, वो हिंदी के एक एडिटर रहे, संपादक रहे, एंड क्रिटिक और आलोचक रहे। ऑफ एंड ऑन माने कभी कभी ही ट्रांसलेटेड, वो अनुवाद किया करते थे। राइटिंग्स इनटू इंग्लिश फ्रॉम हिंदी, यानी हिंदी से अंग्रेजी में कुछ लेखों का अनुवाद किया करते थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ सेइंग, वो ये कहने के शौकीन थे, दैट के अ फेल्ड राइटर, एक असफल लेखक, बिकम्स बन जाता है अ क्रिटिक, एक आलोचक। द वेट वजन, बोझ, ऑफ हिज लिटरेरी एक्सपेक्टेशन, उनकी साहित्यिक उम्मीदों का, केम आया, इवेंचुअली अंततः, टू रेस्ट ऑन मी, मेरे ऊपर, यानी उनको मुझसे ये एक्सपेक्टेशन हो गई कि मैं लेखिका बनूंगी। ही सीम्ड हैप्पी, वो ये देखकर खुश होते थे, दैट के आई वॉज शोइंग, मैं दिखा रही थी, एन इंक्लिनेशन, एक झुकाव, फॉर राइटिंग, लेखन की तरफ। तो ये देखकर मेरे पिताजी खुश होते थे कि मैं लेखिका बनने की ओर अग्रसर थी। शी विल गो फार, वो दूर तक जाएगी। ही टोल्ड माई मदर, वो मेरी माँ को बताया करते थे, आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट स्टोरी, अच्छा उन्होंने मेरी माँ को बताया मेरी पहली कहानी पढ़ने के बाद, दैट आई सेंट हिम, जो मैंने उनको भेजी, फ्रॉम मेलबॉर्न, जब मैं मेलबॉर्न में थी। माई फादर्स प्रोनाउंसमेंट, मेरे पिताजी का कथन, ऑन द मदर टंग, जो कि मातृभाषा के बारे में था, स्टेड विद मी, वो मेरे साथ रहा, व्हेन, जब, आई, मैंने, लेटर, बाद में, स्टार्टिंग, शुरू किया, राइटिंग, लिखना, फिक्शन, कहानियाँ, इन हिंदी, हिंदी में। तो मातृभाषा के बारे में जो मेरे पिताजी ने कहा था मुझसे, वो बात मेरे दिमाग में रही जब मैंने बाद में फिक्शन लिखना शुरू किया। तो कहानियाँ भी हो सकती हैं उसमें, नॉवेल्स भी, फिक्शन में दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अनदर थिंग, एक और बात, दैट, जो कि आई बेयरली, मैंने मुश्किल से ही, एक्नॉलेज्ड, स्वीकार की, इवन टू माई सेल्फ, अपने आप से भी, वॉज, वो बात ये थी, दैट आई फेल्ट, कि मैं महसूस करती थी, समथिंग, कुछ, लाइक शेम, शर्मिंदगी, वेन एवर, जब कभी भी, आई थॉट ऑफ, मैं सोचा करती थी, राइटिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखने की। तो लेखिका ये कहती हैं कि मुझे थोड़ी शर्म सी आती थी जब कभी मैं इंग्लिश में लिखने के बारे में सोचती थी।
इट सीम्ड रॉन्ग, ये ऐसा लगता था कि गलत है, फॉर अ ग्रैंड डॉटर ऑफ प्रेमचंद, यानी प्रेमचंद की पोती के लिए इंग्लिश में लिखने की बात सोचना भी गलत है, क्योंकि प्रेमचंद हिंदी के बहुत बड़े ऑथर हुए हैं, उर्दू में लिखा है उन्होंने, हिंदी में लिखा है। इवन टू बी थिंकिंग ऑफ सो, अगर ऐसा सोचना भी गलत है। आर फैमिली, हमारा परिवार, हैड अ सर्टेन लिंग्विस्टिक प्राइड, उसमें एक भाषाई गर्व की अनुभूति थी, यानी अपनी मातृभाषा पर गर्व करने वाला, फक्र करने वाला परिवार था हमारा। आई न्यू, मैं जानती थी, दैट प्रेमचंद, कि प्रेमचंद वॉज फेमस, प्रसिद्ध थे, बट लेकिन आई हैड नॉट एट दैट टाइम, मैंने उस समय तक रियलाइज द एक्सटेंट ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, उनकी पॉपुलैरिटी यानी लोकप्रियता की, एक्सटेंट माने सीमा और रियलाइज माने अनुभव करना, तो मैं उस वक्त तक मैंने उनकी लोकप्रियता की सीमा को अनुभव नहीं किया था। द फैक्ट, ये तथ्य, दैट आई वॉज द ग्रैंड डॉटर, कि मैं पोती थी, ऑफ प्रेमचंद, प्रेमचंद की, फॉलोड मी एवरीवेयर, ये तथ्य हर जगह मेरे पीछे गया। एवरीवन हैड अ स्टोरी, हर किसी के पास एक कहानी थी, टू टेल, बताने के लिए, अबाउट देयर पर्सनल एंगेजमेंट विद हिज फिक्शन, यानी अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में जो उनकी कहानियों के प्रति, उनके उपन्यासों के प्रति था। यानी कोई भी ऐसा नहीं होता व्यक्ति जिसने प्रेमचंद की कोई कहानी ना पढ़ी हो या उनका कोई उपन्यास ना पढ़ा हो। हम सभी ने गोदान पढ़ा है, हम सभी ने उनकी कहानी मंत्र पढ़ी है, नमक का दरोगा पढ़ी है, यानी नॉर्मली हम एक दो कहानियाँ या नॉवल तो प्रेमचंद का पढ़ते ही हैं। तो हर किसी के पास एक कहानी थी। द शॉपकीपर, चाहे कोई दुकानदार हो, द लॉन्ग टाइम कुक, बहुत समय से जो खाना पकाता था, रसोइया, खानसामा, इन माई फादर्स दिल्ली हाउस, मेरे पिताजी के दिल्ली के घर में, टी वेंडर, चाहे कोई चाय बेचने वाला हो, चाय बेचने वालों ने भी पढ़ी होती थी। दिस लिस्ट वॉज लॉन्ग, ये लिस्ट बड़ी लंबी थी, फॉर, क्योंकि देयर वॉज प्रैक्टिकली नो वन, क्योंकि व्यावहारिक रूप से कोई भी ऐसा नहीं था, who had not read something, जिसने कुछ ना पढ़ा हो, by him, उनके द्वारा लिखा हुआ, यानी प्रेमचंद का लिखा हुआ, that had moved them, जिसने उनको ना प्रभावित किया हो। however, लेकिन it was this very ubiquity, यही यूबिक्विटी, जब आप कोई पैसेज पढ़ते हैं तो उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपको लगे, वो मार्क करते जाइएगा। अब जैसे यूबिक्विटी है तो ये आपको मार्क करना चाहिए, एक अलग सा वर्ड है। यूबिक्विटी का मतलब होता है हर जगह प्रेजेंट होना, तो प्रेमचंद जैसे कि हर जगह प्रेजेंट हैं, तो ये जो हर जगह उपस्थित होने की वाली बात थी। द रेवरेंस, रेवरेंस होता है सम्मान, रेस्पेक्ट, और ये जो सम्मान था, एंड लव, और जो प्रेम था, दैट ही इंस्पायर्ड इन पीपल, जो वो लोगों के अंदर पैदा करते थे, दैट मेड ऑफ हिम, और वो चीज़ उनको बनाती थी, समथिंग टू लार्ज फॉर मी, कुछ ऐसी चीज़ जो मेरे लिए बहुत बड़ी थी, टू कॉम्प्रीहेंड, इतनी बड़ी थी कि उसको समझना मुश्किल था, इन द अर्ली ईयर्स, शुरुआती वर्षों में, ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी के। इट लेड ऑल्सो टू द स्ट्रेंज फीलिंग, और इससे मुझे ये अजीब सी भावना मेरे मन में आई, दैट के विदाउट हैविंग रेड हिम, बिना उनको पढ़े हुए, एंड जस्ट बाय बीइंग रिलेटेड टू हिम, और सिर्फ उनसे रिलेटेड यानी संबंधित होकर, क्योंकि उनकी पोती है तो खून का रिश्ता है उनसे, और पढ़ा उनको है नहीं। आई हैड समहाउ इनहेल्ड हिज राइटिंग, यानी किसी न किसी तरीके से मैंने इनहेल कर लिया था, सांस के साथ हम अंदर खींचते हैं ना, तो सांस के साथ अंदर खींच लिया था हिज राइटिंग, उनके लेखन को। द रीडिंग हैपेंड मच लेटर, जो पढ़ने का काम था वो तो बहुत बाद में हुआ, यानी शुरुआत में उन्होंने अपने दादाजी का लिखी हुई चीज़ें नहीं पढ़ी थी, बाद में पढ़ी वो सारी चीज़ें। तो ये हुआ पैसेज। अब देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, द ऑथर ग्रू अप, यानी लेखिका बड़ी हुई, विद द एक्सपेक्टेशन, उम्मीद के साथ, दैट कि शी वुड टेक अप, वो अपनाएंगी, क्या चीज़ अपनाएंगी, तो यहाँ जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन है क्रिएटिव राइटिंग, यानी वो संरचनात्मक लेखन को अपनाएंगी, वो क्रिएटिव राइटिंग को एडॉप्ट करेंगी एज अ प्रोफेशन। तो ये सही जवाब है, हमने अभी पढ़ा ना, उनके पिताजी को यही उम्मीद थी। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हेन हर फादर सेड, जब उनके पिताजी ने कहा,
शी विल गो फार, कि वो दूर तलक जाएंगी। ही मेंट दैट, तो इससे उनका क्या तात्पर्य था। अब यहाँ जो 4 ऑप्शन है उनमें से दूसरा आंसर बिल्कुल सही है। शी विल अचीव ग्रेट हाइट्स इन लाइफ, कि वो अपनी ज़िंदगी में बड़े मकाम हासिल करेंगी। तो दूसरा वाला आंसर यहाँ सही है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, चूज अ स्टेटमेंट, एक कथन चुनिए विच इज़ नॉट ट्रू, जो कि सच नहीं है, विद रेस्पेक्ट टू द पैसेज, इस पैसेज के बारे में, ये जो गद्यांश आपको दिया गया है उसके बारे में जो सच नहीं है। तो जब हम चारों इन ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, हर फैमिली, उनका परिवार, वॉज शॉविनिस्टिक, यानी शॉविनिस्टिक था अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा को लेकर। शॉविनिज्म क्या होता है, अपने आप को ऊंचा समझना, दूसरों को नीचा समझना। तो ऐसा नहीं है, शॉविनिस्टिक नहीं था उनका परिवार, उनको हिंदी पर गर्व था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को लेके वो शॉविनिस्टिक हों। तो ये वाला कथन गलत है, थर्ड। फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन, प्रेमचंद बिकेम टू लार्ज, यानी प्रेमचंद इतने ज़्यादा बड़े बन गए फॉर हर, उनके लिए, यानी सारा राय के लिए, टू अंडरस्टैंड, कि उनको समझना, मेनली मुख्यतः बिकॉज ऑफ, क्योंकि अब यहाँ पर यानी इतने ज़्यादा बड़े हो गए कि उनको वो समझ नहीं पाती थी। और किस वजह से हुए, तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें ये जो दूसरा ऑप्शन है ए और सी, ये सही है। देखिए पहला क्या कहता है, ए क्या कहता है, हिज एबिलिटी टू कनेक्ट विद पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, यानी उनके अंदर एबिलिटी थी, ये क्षमता थी टू कनेक्ट, यानी वो जुड़ जाते थे विद पीपल, लोगों से, फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जीवन के सभी पहलुओं से, चाहे कोई मजदूर है, किसान है, दुकानदार है, या बड़े लोग हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, तो हर कोई प्रेमचंद को एंजॉय कर सकता है, उनकी कहानियों का लुत्फ उठा सकता है। तो ये उनका जो पर्सपेक्टिव है बहुत ज़्यादा वाइड है। और तीसरा ये जो सी ऑप्शन है, द काइंड ऑफ लव एंड रेवरेंस दैट ही इंस्पायर्ड इन पीपल, यानी जो मोहब्बत और जो इज्जत लोगों के दिलों में थी प्रेमचंद के लिए, उस वजह से वो, तो ये दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि वो सारा राय के लिए बहुत मुश्किल हो गई। फिर देखिए जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इनहेल्ड हिज राइटिंग रेफर्स टू, यानी उनकी लेखन को इनहेल किया, अपने अंदर समाहित कर लिया। तो हालांकि ये जो पहला ऑप्शन है, इम्बाइबिंग हिज स्टाइल सबकॉन्शियसली, ये भी सही हो सकता है। इम्बाइब माने अपना लेना, हिज स्टाइल उनकी शैली को, सबकॉन्शियसली यानी बिना जाने अनजाने में, तो ये भी सही हो सकता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मुझको तीसरा लगा, बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, यानी वो प्रभावित हुई बाय व्हाट, उसके द्वारा जो कुछ भी पीपल सेड, लोगों ने कहा अबाउट हिम, उनके बारे में। क्योंकि पैसेज में जो दिखाया गया है, पहले सारा राय उन सारी बातों से प्रभावित हुई जो दूसरे लोग उनको बताते थे, उनको जो भी मिलता था, उसको जैसे ही पता चलता था कि वो प्रेमचंद की पोती हैं, तो वो कुछ ना कुछ बताता था, अपने एक्सपीरियंसेस बताता था कि मैंने वो कहानी पढ़ी है प्रेमचंद जी की, मैंने वो उपन्यास पढ़ा है और वो मुझको ऐसा अच्छा लगा। तो इन सब चीज़ों से वो प्रभावित हुई। तो और ये जो तीसरा ऑप्शन है ये बेस्ट है मेरे अनुसार। वैसे तो जब आंसर की आएगी, एनटीए जारी करेगा, तो आप मिलान कर लीजिएगा, लेकिन मेरे अनुसार ये तीसरा ऑप्शन बेस्ट है। फिर देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड यूबिक्विटी, और मैंने कहा था कि आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क कर लिया कीजिए। यूबिक्विटी का मतलब जो चीज़ हर जगह प्रेजेंट होती है, तो ओमनी प्रेजेंस इसका सही मीनिंग है, तीसरा ऑप्शन सही है। तो ये थे इसके 6 क्वेश्चंस। अब देखिए अगला पैसेज, ये पैसेज भी बहुत खूबसूरत है। एक तो फॉन्ट बहुत छोटा है और कागज़ का साइज़ बड़ा है, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत तो होगी बेटा, अब लेकिन मेरे पास भी कोई इसके अलावा चारा नहीं है। देखिए, फ्री विल यानी हमारी स्वेच्छा, आज़ाद इच्छा, स्वतंत्र इच्छा, इज़ द एबिलिटी, वो क्षमता है, टू डिसाइड, कि हम निश्चय कर सकें, एंड एक्ट, और कार्य कर सकें, फ्री, आज़ाद होकर, फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस, किसी भी प्रभाव से, ऑफ पास्ट इवेंट, यानी अतीत की घटनाओं का, और एनवायरनमेंट, या फिर हमारे वातावरण का। तो हमारी अतीत की जो घटनाएं हैं और जो हमारा वातावरण है,
उससे प्रभावित हुए बिना हम अपनी इच्छा से निर्णय ले सकें और उसके अनुसार कार्य कर सकें, तो वो कहलाएगी फ्री विल, आज़ाद इच्छा। इट इम्प्लाइज, इसका मतलब है कंप्लीट फ्रीडम, पूरी आज़ादी, टू मेक एनी चॉइस एब्सोल्युटली, कोई भी चुनाव करना, कोई भी निर्णय लेना पूरी तरीके से, स्वच्छंद रूप से। वी क्लियरली, क्लियरली स्पष्ट है, डोंट हैव, हमारे पास स्पष्टता नहीं होती, फ्री विल, आज़ाद इच्छा, हम आज़ाद हो ही नहीं सकते ज़िंदगी में कभी। आर डिसीजंस, हमारे निर्णय, एंड एक्शंस, और हमारे कार्य, आर नेवर, कभी नहीं होते, डिवोर्स्ड माने अलग, फ्रॉम आर पास्ट, हमारे अतीत से। वी हैव अ कंडीशनड माइंड, हमारा एक कंडीशनड माइंड होता है, यानी हमारा जो दिमाग है एक तरीके से ढाला गया होता है, मोल्ड किया गया होता है उसको। आर मेमोरीज, हमारी यादें, आर पास्ट इम्प्रेशंस, यानी अतीत के हमारे प्रभाव, एंड एक्सपीरियंसेस, और हमारे अनुभव। बायस, बायस माने हमारे अंदर एक पक्षपात पैदा कर देते हैं, एंड शेप, और ढाल देते हैं, आर थॉट्स, हमारे ख्यालात को, एंड एक्शंस, और हमारे कार्यों को, इन द प्रेजेंट, वर्तमान में। तो वर्तमान में हम जो भी सोचते हैं, जो भी हम काम करते हैं, वो किससे प्रभावित होते हैं? हमारे पास्ट इंप्रेशन से, हमारी मेमोरीज से, और हमारे एक्सपीरियंसेस से। इट इज़ आर कार्मिक इम्प्रिंट, ये हमारा कार्मिक इम्प्रिंट है, यानी हमारे दिमाग में छपा हुआ है। हमारी जो पास्ट है, हमारा जो अतीत है, हमने जो अतीत में कर्म किए हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं इम्प्रिंट होता है, छपा हुआ होता है। नॉट जस्ट वॉट वी आर बॉर्न विद, ना केवल वो जिसके साथ हम पैदा होते हैं, बट बल्कि ऑल्सो, वो भी, वॉट वी एक्यूमुलेट, जो हम इकट्ठा करते हैं, हासिल करते हैं, वाइल लिविंग, जिंदा रहते हुए, जीते हुए। तो कुछ चीज़ें हम लेकर पैदा होते हैं और कुछ चीज़ें हम हासिल करते हैं अपने कर्मों से। तो ये सब कुछ क्या कहलाता है? कार्मिक इम्प्रिंट। हमारी जो कर्म का एक सिद्धांत है जो कि श्रीमद् भागवत गीता में दिया हुआ है, तो वो सब कुछ मिलाकर है। वी कैन कंसिडर इट, हम इसको मान सकते हैं एज द रिजल्ट, कि वो एक परिणाम है ऑफ आर जेनेटिक कोड, हमारे जीन्स का, हमारे जेनेटिक कोड का, अपब्रिंगिंग, जो हमारा पालन पोषण हुआ है उसका, एंड एनवायरनमेंट, और हमारे वातावरण का। इट्स आर बैक स्टोरी, ये हमारी पीछे की कहानी है, हमारा अतीत है पूरा। कुछ चीज़ें हम लेकर पैदा हुए, कुछ हमारे माँ बाप ने जो हमारा पालन पोषण किया, जो हमारे यार दोस्त हमको मिले, जो समाज हमको मिला, जिस स्कूल में हम पढ़े, तो वो सारी चीज़ें मिलकर हमारा निर्माण करती हैं। तो वो सब क्या बन जाती हैं? आर बैक स्टोरी, हमारा अतीत। द ओनली वे, एकमात्र तरीका, टू एक्सपीरियंस, अनुभव करने का, फ्री विल, आज़ाद इच्छा, इज़, वो है, टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पा लेना, किससे? ऑल सच कंडीशनिंग, ऐसी पूरी कंडीशनिंग से। और ये आसान नहीं है, आप नहीं पा सकते, आप लाख कोशिश करें, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, है ना, तो आप छुटकारा पा ही नहीं सकते। टू न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज कर देना, बिल्कुल निष्क्रिय कर देना, आर कार्मिक इम्प्रिंट्स, जो हमारे कर्मों के इम्प्रिंट्स हैं, यानी जो छपा हुआ है, जो प्रभाव हैं, इम्प्रिंट्स आप इन्फ्लुएंसेस कह सकते हैं, उनको बिल्कुल निष्क्रिय कर देना। तो ये तो एकदम असंभव है, नहीं कर सकते हम। लेकिन लेखक ये कह रहा है कि आप अगर फ्री विल चाहते हैं तो आपको अपने आप को आज़ाद करना पड़ेगा। टू बी इंडिपेंडेंट, आज़ाद होना, ऑफ आर साइकोलॉजिकल कोडिंग, जो हमारा साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक कोडिंग है, उससे हमें आज़ाद होना पड़ेगा, और वो हम नहीं हो सकते। दैट्स पॉसिबल, ये संभव है, ओनली, केवल, इफ़, यदि, वी कैन प्योरीफाई, हम प्योरीफाई कर सकें, साफ कर सकें, आर माइंड, अपने दिमाग को, बाय लेटिंग गो ऑफ, यानी लेटिंग ऑफ, जाने दो, नज़रअंदाज करो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो लेटिंग गो ऑफ ऑल आर ईगो, जो हमारा अहम है, ईगो, हम कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, तो ईगो को जाने दें। अटैचमेंट, जो हमारा अटैचमेंट है चीज़ों से,
जुड़ाव है हमारा, एंड फिक्स्ड बिलीफ, और जो हमारे बिलीफ है, विश्वास है, फिक्स्ड हो जाते हैं ना कि यही सही है, बचपन से हमको ये सिखाया जाता है बस यही सही है, तो वो फिक्स्ड बिलीफ बन जाते हैं। तो हम उन सब को एक तरफ रख दें, है ना, लेट गो ऑफ का मतलब एक तरफ रख दें, नज़रअंदाज कर दें, तभी हम आज़ाद हो सकते हैं। देन तब वी कैन रिजाइड इन द ट्रुथ, हम जी सकते हैं सच्चाई में, ऑफ आर बीइंग, अपने अस्तित्व की। तो अपने अस्तित्व की सच्चाई में हम तभी जी सकते हैं, तभी रह सकते हैं। रेजाइड माने रहना भी होता है। द एबव इज एन एग्जैक्टिंग डेफिनेशन, यानी ये जो ऊपर दी गई है ये एग्जैक्ट परिभाषा है ऑफ फ्री विल, यानी आज़ाद इच्छा की। तो बाद में आपसे क्वेश्चन इसके टाइटल का भी पूछा जाएगा, तो वहाँ एक ऑप्शन में डेफिनेशन ऑफ फ्री विल भी दे रखा है। व्हाट वी कॉमनली मीन, जो हम सामान्यतः समझते हैं बाय फ्री विल, आज़ाद इच्छा से, इज दैट, वो ये है, वी हैव अ चॉइस, कि हमारे पास चॉइस होती है इन मोस्ट सिचुएशंस, ज़्यादातर स्थितियों में, लाइक जैसे कि हु यू चूज टू मैरी, यानी किससे आप शादी करना चाहेंगे, व्हाट प्रोफेशन यू परस्यू, किस व्यवसाय को आप चुनेंगे, कौन सा व्यवसाय आप अपनाएंगे, और हाउ यू रिएक्ट, और कैसे आप प्रतिक्रिया देंगे टू समवंस एग्रेशन, किसी के एग्रेशन की, यानी कोई आप पर आक्रमण करे शब्दों से, फिजिकली, तो आप उसकी प्रतिक्रिया कैसे देंगे। साउंड्स रीजनेबल, ये बात सुनने में अच्छी लगती है, बट हियर्स द कैच, लेकिन पकड़ तो भैया यहाँ हुई। अच्छा, ये जो एग्जैक्टिंग का आप एक मीनिंग जो लगा सकते हैं, एग्जैक्टिंग का मतलब जो डिमांड करने वाली, कठोर परिभाषा है ना, ये जो डेफिनेशन है ये एक डिमांडिंग डेफिनेशन है, आप ये भी कह सकते हैं एग्जैक्ट की जगह। और यहाँ ये जो कैच है, यानी यहाँ पकड़ में एक चीज़ आई, वो क्या है, आर एबिलिटी, हमारी जो क्षमता है टू मेक दैट चॉइस, उस चॉइस को करने की, यानी उस चीज़ को चुनने की, टू इज सिग्निफिकेंटली रेस्ट्रिक्टेड, सिग्निफिकेंटली माने बहुत ज़्यादा, रेस्ट्रिक्टेड माने सीमित है, डिक्टेटेड बाय आर प्री डिस्पोजिशंस, यानी डिक्टेट करता है कोई चीज़ हमसे, हमारे ऊपर कमांड करता है, तो हमारे जो प्री डिस्पोजिशंस हैं, यानी जो हमारे पूर्वाग्रह हैं, पहले से जो हमारी कंडीशंस हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उनके द्वारा डिक्टेटेड होता है, मतलब गाइडेड होता है, आप कह सकते हैं। तो वहाँ हमारी चॉइस फ्री नहीं होती। दिस अप्लाइज, ये लागू होता है, इवन यहाँ तक कि टू आर एबिलिटी, हमारी क्षमता पर, टू ब्रिंग अबाउट चेंज विद इन आर सेल्व्स, हम अपने अंदर जो परिवर्तन ला सकते हैं, तो हमारी वो क्षमता भी फ्री नहीं है, हम अपने हिसाब से अपने अंदर चेंजेस नहीं ला सकते। डेस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व, डेस्पाइट माने बावजूद, अ स्ट्रॉन्ग माने सशक्त, शक्तिशाली, रिजॉल्व माने निश्चय, तो एक कठोर निर्णय हम ले लेते हैं उसके बावजूद, टू बी कामर, और निर्णय किस चीज़ का, शांत होने का, काइंडर, ज़्यादा दयालु होने का, और लेस एंक्शस, कम चिंतित होने का, आर एबिलिटी, हमारी क्षमता, टू मैनिफेस्ट माने प्रदर्शित करने की, दिखाने की, दैट चेंज, उस परिवर्तन को, डिपेंड्स निर्भर करती है, पार्टली आंशिक रूप से, ऑन आर इमोशनल एंड मेंटल वायरिंग, हमारा जो भावनात्मक और मानसिक वायरिंग, आप बनावट कह सकते हैं, उस पर निर्भर करती है। दैट्स वाई, यही वजह है, सम पीपल, कुछ लोग, सक्सीड, सफल रहते हैं, इन सच एफर्ट्स, ऐसे प्रयासों में, मोर देन द अदर्स, दूसरों से ज़्यादा। इफ़ यू विश, अगर आपकी इच्छा है, टू एक्सपेंड द स्कोप, यानी स्कोप बढ़ाने की, ऑफ योर एजेंसी, यानी अपनी जो एजेंसी आप क्षमता कह सकते हैं, एक्सप्लोर वेज टू एंगेज इन सस्टेन्ड इनर वर्क, एक्सप्लोर माने पता लगाने की, वेज माने तौर तरीके, टू एंगेज इन यानी समाहित होने के, इन सस्टेन्ड इनर वर्क, जो आपकी आंतरिक क्रियाएं हैं उनको उनको बनाए रखने की, ज़्यादा देर तक बनाए रखने की। डीपन योर सेल्फ अवेयरनेस, डीपन माने गहरा बनाते हैं, योर सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप से अवेयर होने का। एग्जामिन एंड रिफॉर्म, एग्जामिन माने निरीक्षण करना, एंड रिफॉर्म माने सुधार करना। योर कंडीशन बिलीव्स, आपके जो कंडीशन, जो पहले से भरे हुए बिलीव्स हैं, आपके जो विश्वास हैं, जो आपके अंदर
कूट कूट कर भरे गए हैं बचपन से, तो उनको निरीक्षण करने की, उनमें सुधार करने की आपकी क्षमता बढ़ती है। बट देन, लेकिन तब, आई वंडर, मैं सोचता हूँ, इफ़ योर इंक्लिनेशन, कि क्या आपका इरादा, टू एम्बार्क ऑन दैट जर्नी, उस यात्रा पर जाने का, टू, वो भी डिपेंड्स, निर्भर है, ऑन योर करेंट कार्मिक कोडिंग, आपकी जो वर्तमान की कार्मिक कोडिंग है, यानी जो वर्तमान में आप हैं उस पर निर्भर है। यानी इस यात्रा पर भी आपको निकलना है, अपना आत्मनिरीक्षण करना है, तो वो भी आपके कार्मिक कोडिंग पर निर्भर करता है। अब तक जो आप बनाए गए हैं, जैसे बनाए गए हैं, उस पर निर्भर करता है। चलिए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है, द ऑथर आर्ग्यूज, लेखक तर्क देता है, दैट ह्यूमंस डोंट हैव फ्री विल, कि इंसानों की इच्छा आज़ाद नहीं होती, बिकॉज, क्योंकि। अब ये जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से पहला ऑप्शन सही है। आर डिसीजंस, हमारे निर्णय, आर शेप्ड, ढाले गए होते हैं, बाय पास्ट इवेंट्स, अतीत की घटनाओं के द्वारा, एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, और वातावरण के प्रभावों के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कार्मिक इम्प्रिंट्स, कार्मिक इम्प्रिंट रेफर्स टू इन द पैसेज, रेफर टू इन द पैसेज इम्प्लाइज, तो इसका मतलब क्या है कार्मिक इम्प्रिंट का? तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, आर जेनेटिक कोड, यानी जो जीन्स हमें अपने माता पिता से मिले हैं, हेरेडिटी में मिले हैं, विरासत में मिले हैं, और दूसरा अपब्रिंगिंग, हमारा पालन पोषण जैसे हुआ है, एंड एनवायरनमेंट, और हमारा वातावरण, वो सब कुछ मिलाकर हमारा क्या बनाता है, कार्मिक इम्प्रिंट। 9th क्वेश्चन देखिए, फ्री विल कैन बी एक्सपीरियंस्ड, यानी आज़ाद इच्छा का अनुभव किया जा सकता है, इफ़, यदि। तो जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन तीसरा है, अगर हम वी लेट गो ऑफ, हम जाने दें, एक साइड को रख दें, नज़रअंदाज कर दें, किस चीज़ को, आर ईगो, अपने अहंकार को, अटैचमेंट्स, यानी जिन चीज़ों से हमें अटैचमेंट है, हमारा जुड़ाव है, उनको, एंड फिक्स्ड बिलीफ, और जो हमारे फिक्स्ड बिलीफ्स हैं, जो विश्वास हमारे अंदर कूट के भरे हुए हैं, उनको अगर हम एक साइड रख सकें, कुछ नया सोच सकें, तो हम फ्री विल का अनुभव कर सकते हैं। फिर 10th क्वेश्चन देखिए, द ऑथर प्रूव्स, लेखक साबित करता है, दैट, के द आइडिया, यानी विचार, ऑफ फ्री विल, आज़ाद इच्छा का, इज़ अ मिथ, वो सिर्फ एक कहानी है, बाय सजेस्टिंग, ये सुझाव देकर, ये दिखाकर, दैट, के आर एबिलिटी, हमारी क्षमता, टू मेक अ चॉइस, चुनाव करने की, इज रेस्ट्रिक्टेड, सीमित है, बाय आर प्री डिस्पोजिशंस, हमारे पूर्वाग्रहों से। 11th क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द ऑथर प्रपोज, यानी क्या प्रस्ताव रखता है लेखक, एज अ मीन्स, एक संसाधन के रूप में, टू एक्सपेंड, विस्तार करने का, द स्कोप, जो सीमा है, ऑफ वंस एजेंसी, यानी हमारी जो क्षमता है उसका विस्तार करने का क्या तरीका बताता है। तो यहाँ 4th ऑप्शन सही है, इग्नोरिंग, अगर हम नज़रअंदाज कर दें, वंस पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपने अतीत के अनुभवों का, एंड डिस्पोजिशंस, और जो हमारे पूर्वाग्रह हैं उनको हम एक तरफ रख दें। 12th क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, कुड बी अ सुइटेबल टाइटल, एक सही उचित शीर्षक हो सकता है, फॉर दिस पैसेज, इस गद्यांश का। तो पहला वाला भी हो सकता है, काफ़ी बच्चे यही लगा कर आए हैं, डेफिनेशन ऑफ फ्री विल, लेकिन मुझे जो बेस्ट लगा इनमें से ऑप्शन, वो ये था, डू ह्यूमन बींग्स रियली हैव फ्री विल, है ना। ये तीसरा वाला ऑप्शन मुझे सही लगा। जब NTA की आएगी आंसर की, तो आप खैर मिलान कर लीजिएगा। पहला वाला भी सही हो सकता है, लेकिन तीसरा वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। फिर देखिए नेक्स्ट पैसेज, और ये पैसेज मुझे टफेस्ट लगा, जो पैसेजेस आए हैं आपके। ऑन अ चिली विंटर इवनिंग, एक ठंडी सर्दी की शाम को, नथिंग वार्म्स यू, कुछ भी आपको गर्म नहीं करता, अ बेटर देन अ कप ऑफ हॉट कोकोआ, यानी गरम गरम कोकोआ का कप मिल जाए उससे बेहतर कुछ नहीं होता। चॉकलेट वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन लिक्विड फॉर्म, यानी चॉकलेट पहली बार लिक्विड फॉर्म में कंज्यूम की गई, पी गई, बाय द ओल्मेक पीपल ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल अमेरिका अराउंड 1500 BCE। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल अमेरिका के ओल्मेक लोगों के द्वारा लगभग 1500
ईसा पूर्व में। इट वॉज इवन एन्जॉयड, इसका आनंद लिया गया बाय द एज़टेक एम्परर मोंटेजुमा, एंड द एज़टेक वर्ड फॉर इट ज़ोकोलेटल प्रोनाउंस्ड एज शोकाटल इवॉल्व इनटू द इंग्लिश वर्ड चॉकलेट। तो ये जो शब्द आया है एज़टेक भाषा से ही आया है और उसको इंग्लिश में आते आते ये चॉकलेट बन गया। बट द एज़टेक्स डिडंट सर्व देयर कोकोआ हॉट, लेकिन एज़टेक्स अपना जो कोकोआ था उसको गरम गरम नहीं पीते थे। ये जो एज़टेक थे मैक्सिको में एक जनजाति थी स्पेनिश कन्क्वेस्ट से पहले। स्पेनिश कन्क्वेस्ट हुआ मैक्सिको का 16th सेंचुरी में, तो उससे पहले की एक ट्राइब थी। तो वो लोग गरम नहीं पीते थे। एंड सिंस शुगर हैड नॉट येट अराइव्ड फ्रॉम यूरोप, और क्योंकि शुगर अभी तक यूरोप से आई नहीं थी बैक देन, उस समय द ड्रिंक वॉज ऑफन फ्लेवर्ड विद पेपर्स एंड स्पाइसेस। तो इस ड्रिंक में, इस पेय पदार्थ में क्या डाला जाता था? मसाले डाले जाते थे, मिर्च डाली जाती थी। इट मे नॉट हैव बीन क्वाइट एज इंडल्जेंट एज टूडेज वर्जन, तो ये उतना स्वादिष्ट नहीं रहा होगा उस वक्त जैसा कि आज का वर्जन है, बट इट वॉज मोर पैलेटेबल इफ यू बिलीव्ड as the Aztecs did that chocolate was a gift from the gods and had healing properties। लेकिन ये मोर पैलेटेबल में ज़्यादा स्वादिष्ट था इफ़ यू बिलीव्ड, अगर आप विश्वास करें, एज द एज़टेक्स डिड, जैसा कि एज़टेक लोगों का विश्वास था कि चॉकलेट एक गिफ्ट था देवताओं का, भगवान का दिया हुआ, और उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ थी, यानी बीमारियों को सही करने की, लोगों को ठीक बनाए रखने की उसमें क्वालिटीज़ थी। तो ऐसा विश्वास करके वो चॉकलेट को पीते थे, और वो उनको पेपर मिला के, स्पाइसेस मिला के, मसाले मिला के भी उतना ही टेस्टी लगता था जितना आज शुगर ऐड करके लगता है। आफ्टर द स्पेनिश अराइव्ड, और जब स्पेनिश लोग आ गए, तो मैंने अभी आपको बताया कि स्पेनिश कन्क्वेस्ट से पहले की ये जाति थी, जनजाति एज़टेक्स थे। तो जब स्पेनिश आए इन द अमेरिकाज, अमेरिका में, इन द 1500s, 1500 के दशक में, शताब्दी में, लिक्विड चॉकलेट मेड इट्स वे, तो लिक्विड चॉकलेट ने भी अपना रास्ता तय कर लिया अक्रॉस द पॉन्ड, यानी इसी रास्ते से होकर, वेयर वेल्दी यूरोपियंस, जहाँ धनवान यूरोपियन लोग एडेड शुगर, यानी इसमें मीठा मिलाते थे, एंड ड्रैंक इट वार्म, और उसको गर्मा गर्म पीते थे। इन चॉकलेट हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज, ऑथर बर्ट्रैम गॉर्डन सेज दैट हॉट चॉकलेट बिकेम, तो ये जो एक किताब है इन्होंने लिखी है लेखक ने, और इसमें वो क्या लिखते हैं कि ये जो गर्म चॉकलेट है बन गई द बीवरेज ऑफ द अरिस्टोक्रेसी, यानी संभ्रांत वर्ग का पेय पदार्थ। बीवरेज माने जो पीने की चीज़ें हुई, ड्रिंक को बोलते हैं पेय पदार्थ, ऑफ द अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी उच्च वर्ग होता है, कुलीन वर्ग होता है, संभ्रांत वर्ग होता है। एज शुगर वॉज स्टिल अ लग्जरी, क्योंकि जो चीनी थी वो अभी भी एक लग्जरी थी। लग्जरी विलासिता की चीज़ें होती हैं जो केवल पैसे वाले लोग ले सकते हैं। सून एनफ, जल्दी ही, दो हालांकि हॉट चॉकलेट, गर्म चॉकलेट ने कॉट ऑन विद द मासेस, यानी कॉट ऑन विद द मासेस का मतलब वो पॉपुलर हो गई लोगों के बीच में। चॉकलेट हाउसेस अ क्रॉस बिटवीन कैफेज एंड कैसीनोज, तो चॉकलेट हाउसेस बने जो कि आप कह सकते हैं कैफ़े और कैसीनो के बीच की एक चीज़ है। स्टार्टेड पॉपिंग अप, उनका उगना शुरू हो गया, पैदा होना शुरू हो गया अराउंड 17th सेंचुरी यूरोप, 17वीं शताब्दी के यूरोप में। इन दीज लाइवली प्लेसेस, ये बड़ी खूबसूरत जगह हुआ करती थी चॉकलेट हाउसेस। हॉट चॉकलेट वॉज पोर्ड, यानी गरम गरम चॉकलेट परोसी जाती थी फ्रॉम गिल्डेड पॉट्स, सजे हुए पॉट्स से, यानी केतली नुमा बर्तन हुआ करते थे, इनटू एलिगेंट कप्स, शानदार कप्स में। फॉर अ पॉश एक्सपीरियंस, यानी जो संभ्रांत लोगों का अनुभव होता था, वन कैन स्टिल फाइंड इट टुडे एट द फ्रेम्ड पेरिजियन टियर रूम एंजेलिनाज वेयर विच इज़ ऑल्सो इन न्यूयॉर्क सिटी। तो आज भी इस प्रकार के रेस्टोरेंट आप कह सकते हैं, या कॉफ़ी हाउसेज या चॉकलेट हाउसेस न्यूयॉर्क सिटी में आपको देखने को मिल जाएगा, जहां इसी तरीके से जैसे 17th सेंचुरी में सर्व की जाती थी चॉकलेट, उसी तरीके से आज भी सर्व की जाती है, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट लेकिन बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी का अंत होते होते चॉकलेट हाउसेस मोस्टली डाइड ऑफ, चॉकलेट हाउसेस ज़्यादातर ख़त्म हो गए, पार्टली आंशिक रूप से,
बिकॉज क्योंकि द कॉस्ट ऑफ चॉकलेट, जो चॉकलेट की कीमत थी, वॉज मच हायर, बहुत ज़्यादा ऊंची थी, देन दैट ऑफ कॉफ़ी और टी, जितनी कि कॉफ़ी और टी की होती थी। टेकिंग अ टूर ऑफ इंटरनेशनल कप्स ऑफ कोकोआ, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय कप थे कोकोआ के, उनसे आगे बढ़ते हुए, उनका एक सफ़र करते हुए, इटालियंस सर्व इट लाइक अ थिक पुडिंग, इटालियंस इसको एक थिक पुडिंग, गाढ़ी गाढ़ी जैसे खीर होती है उसके रूप में सर्व करते हैं। कोलंबियंस सर्व इट विद अ डॉलप ऑफ सॉफ्ट चीज़ वाइल मैक्सिकन्स पंच इट अप विद वेनिला। तो कोलंबियंस इसके ऊपर नरम नरम चीज़ लगा के परोसते हैं, मैक्सिकन्स इसके ऊपर वनीला लगा के परोसते हैं, और चिली पाउडर लगाते हैं, सिनामोन लगाते हैं, एंड फिलिपिनोज सर्व इट विद मैंगो चंक्स, और फिलिपिनोज इसके ऊपर आम के कतीरे लगा लगा के बेचते हैं, मतलब खाते हैं। अब इस पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखिए। कोकोआ वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो कोकोआ पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा? ओल्मेक पीपल, ओल्मेक लोगों के द्वारा। द एज़टेक पीपल मेड देयर कोकोआ पैलेटेबल बाय, तो जो एज़टेक लोग थे वो अपने कोकोआ को पैलेटेबल माने स्वादिष्ट बनाते थे, कैसे? स्पाइकिंग इट विद स्पाइसेस, उसके में मसाले ऐड करके। तीसरा जवाब सही है। फिर 15th क्वेश्चन, व्हाई डिड हॉट चॉकलेट बिकम द बीवरेज ऑफ द एरिस्टोक्रेसी इन यूरोप, तो जो गर्म चॉकलेट है वो एरिस्टोक्रेसी का यानी संभ्रांत लोगों का पेय कैसे बना यूरोप में? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, द इसेंशियल इंग्रेडिएंट, जो एसेंशियल माने ज़रूरी, इंग्रेडिएंट माने तत्व, तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या था? शुगर था। वॉज आउट ऑफ रीच ऑफ द कॉमनर्स, सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर था, तो ये पहला ऑप्शन सही है। फिर 16th क्वेश्चन देखिए, ये पूछता है द चॉकलेट हाउसेज डिडंट सर्वाइव, यानी चॉकलेट हाउसेज सर्वाइव नहीं कर सके, जीवित नहीं रह सके, पास द 18th सेंचुरी एज, यानी 18वीं शताब्दी के बाद, क्योंकि इसका तीसरा ऑप्शन सही है, चॉकलेट वॉज कॉस्टलियर देन टी और कॉफ़ी, चॉकलेट चाय और कॉफ़ी से ज़्यादा महंगी थी। फिर 17th क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से सही जो ऑप्शन है वो तीसरा है, कोलंबियन सर्व हॉट चॉकलेट टॉप्ड विद अ डॉलप ऑफ चीज़। अभी आपने पैसेज पढ़ा ही है तो उसमें दिया हुआ है, ये पैसेज सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। फिर 18th क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो ये जो अंडरलाइन है इसका सही मीनिंग चूज करना है। सून एनफ, जल्दी ही, दो हालांकि, हॉट चॉकलेट, जो गर्म चॉकलेट है, कॉट ऑन विद द मॉसेज, तो कॉट ऑन का मीनिंग आपको बताना है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था पैसेज में, तो कॉट ऑन का मतलब पॉपुलर हो गई, तो दूसरा ऑप्शन सही है, बिकेम पॉपुलर एमंग द कॉमनर्स। अब आपका 4th पैसेज, और ये भी कॉफ़ी पर बेस्ड है, लगता है किसी कॉफ़ी वाली कंपनी है कोई इसकी मालिक जिसने बनाया है पेपर, ये मजाक था। तो देखिए इस पैसेज को पढ़ते हैं, कॉफ़ी इज जेनेटिक मेकअप, यानी कॉफ़ी का जो वंशानुगत मेकअप है वो क्या है? इज़ नो ट्रिवियल कंसर्न, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 10 मिलियन टन्स ऑफ द क्रॉप, यानी 10 मिलियन टन फसल वर ग्रोन, उगाई गई, एंड सोल्ड, और बेची गई, इन 2022-23, यानी 2022 और 23 में। वाओ। द कॉफ़ी दैट वी ड्रिंक, जो कॉफ़ी हम पीते हैं, कम्स फ्रॉम 2 स्पेसीज, 2 स्पेसीज से आती है। कॉफिया कैनेफोरा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज रोबस्टा, एंड कॉफिया अरेबिका, और दूसरी कॉफिया अरेबिका नोन एज अरेबिका, जिसको अरेबिका के नाम से भी जाने जाते हैं। इन मैनी केसेस, बहुत से मामलों में, बीन्स, यानी जो दाने होते हैं कॉफ़ी के, फ्रॉम द 2 स्पेसीज, इन दोनों प्रजातियों से, आर ब्लेंडेड, मिलाए जाते हैं, टू मेक अ ब्रू, यानी ये जो पेय बनाने के लिए। बट द बीन्स ऑफ सिंगल स्पेसीज आर ऑल्सो रोस्टेड एंड सोल्ड, लेकिन एक स्पेसीज के दाने भी रोस्ट किए जाते हैं, भुने जाते हैं, और उनको भी बेचा जाता है। ओवरऑल, कुल मिलाकर, अरेबिका बीन्स रिप्रेजेंट अराउंड 56% ऑफ ऑल कॉफ़ी सोल्ड, जितनी भी कॉफ़ी बेची जाती है उसका 56%, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा वो अरेबिका के दानों की होती है। मोस्ट जेनेटिक वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम्स फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन विद अदर स्पेसीज, तो जो जेनेटिक वेरिएशन है, जेनेटिक यानी वंशानुगत जो विविधता है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवित चीज़ों में, कम्स आती है फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड होता है एक ब्रीड को
एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति के साथ ब्रीड करा के हाइब्रिड बनाया जाता है, तो विद अदर स्पीसीज, दूसरी प्रजातियों से हाइब्रिड करा के। हाउएवर, किंतु दिस इज अ रिलेटिवली रेयर इवेंट फॉर कॉफ़ी, कॉफिया अरेबिका। लेकिन ये बड़ी रेयर घटना है, दुर्लभ घटना है कॉफिया अरेबिका के लिए, बिकॉज क्योंकि इट हैज़ मोर देन 2 कॉपीज़, इसकी एक से ज़्यादा कॉपीज़ हैं ऑफ ईच क्रोमोसोम, प्रत्येक क्रोमोसोम की। अ फेनोमेन, ये एक ऐसी चीज़ है कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी, जिसको पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है। कॉफिया कैनेफोरा हैज़ 2 कॉपीज़, कॉफिया कैनेफोरा की 2 कॉपीज़ होती हैं ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम की। ये आपको याद रखना है, इस पे आगे क्वेश्चन आएगा कि कॉफिया अरेबिका की 2 से ज़्यादा कॉपीज़ होती हैं और कॉफिया कैनेफोरा की 2 कॉपीज़ होती हैं। बट कॉफिया अरेबिका कंटेन्स मल्टीपल कॉपीज़, लेकिन कॉफिया अरेबिका की मल्टीपल यानी ज़्यादा कॉपीज़ होती हैं। दिस मेक्स इट मच मोर डिफ़िकल्ट, और ये बात इसको बहुत ज़्यादा कठिन बना देती है फॉर अरेबिका के लिए टू इंटरब्रीड विद अदर स्पेसीज़, कि ये दूसरी प्रजातियों के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकती, इसका हाइब्रिड नहीं बन सकता। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप कॉफिया अरेबिकाज मेन सोर्स, कॉफिया अरेबिका का जो मुख्य स्रोत है ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन, यानी जो उसका सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन है, जो उसके अंदर विविधता आती है, वो कैसे आती है, इस म्यूटेशन से आती है। यानी जैसे ये कोरोना वायरस था, ये इसमें म्यूटेशन हो रहा है, बार बार अपना रूप बदल लेता है, तो वो म्यूटेशन से ही वेरिएशन आता है इसमें, ये दूसरों के साथ ब्रीड नहीं कर पाता, हाइब्रिड इसका नहीं बन पाता, खुद में ही म्यूटेशन होता रहता है। विच अकर्स, जो कि होता है एट अ स्टेडी रेट, यानी लगातार, ओवर टाइम, समय के साथ। हाउएवर, लेकिन द स्पेसीज इज ऑल्सो रिलेटिवली यंग, ये जो प्रजाति है ये रिलेटिवली यंग है, युवा है, यानी हालिया पैदाइश है इसकी। हैविंग फॉर्म्ड एज अ हाइब्रिड, और ये एक हाइब्रिड के तौर पर बनी थी ऑफ रोबस्टा एंड कॉफिया यूजेनियोइड्स, तो इन दोनों से। एनदर कॉफ़ी स्पीसीज, ये एक और कॉफ़ी की ऐसी प्रजाति है दैट इज़ नॉट वाइडली कल्टिवेटेड, जिसको बहुत ज़्यादा नहीं उगाया जाता विद इन द पास्ट 50,000 ईयर्स, पिछले 50,000 सालों के दौरान। फ्रॉम दैट सिंगल प्लांट, उस एकमात्र पौधे से, विच हैज़ बेसिकली नो वेरिएशन, जिसका मौलिक रूप से कोई वेरिएशन नहीं है, यू क्रिएट, आप पैदा करते हैं, द होल स्पीसीज, पूरी प्रजाति, एंड देन, और तब, द वेरिएशन, जो विविधता है, इज ओनली, वो केवल आती है द नॉवल म्यूटेशंस, यानी नई म्यूटेशन से, यानी उसके वो जब खुद को परिवर्तित करता है, अपना रूप बदलता है, दैट हैव अकर्ड, जो हुई हैं सिंस दैट इवेंट, उस घटना के बाद से। थोड़ा टफ है ना, ये ज़्यादा टफ निकला पिछले वाले से। डेस्पाइट दिस, इसके बावजूद, देर इज सब्सटेंशियल वेरिएशन, यानी सब्सटेंशियल का मतलब होता है काफ़ी, वेरिएशन माने विविधता, इसके बावजूद भी काफ़ी विविधता है इन द फिजिकल, यानी फिजिकल, शारीरिक नहीं, कैसे, भौतिक कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं में, ऑफ द अरेबिका कॉफ़ी प्लांट, अरेबिका कॉफ़ी प्लांट की, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं डिफरेंट फ्लेवर प्रोफाइल्स, अलग अलग फ्लेवर यानी जो स्वाद हैं, इन द बीन्स, उसके दानों में, एंड वेरिएशंस इन डिसीज रेजिस्टेंस, और विविधता है जो कि डिसीज रेजिस्टेंट है, यानी बीमारियों से बचने की क्षमता है उसमें। सेज, कहते हैं, इमेरिटस जेनेटिस्ट जुआन मेड्रानो, तो इनका कहना है ये जेनेटिसिस्ट हैं, एट द यूसी डेविस कॉफ़ी सेंटर, यूसी डेविस कॉफ़ी सेंटर में, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के। वी आर ऑलवेज टॉकिंग, हम हमेशा बात करते हैं, अबाउट लो वेरिएबिलिटी, यानी जो निम्न स्तर की विविधता है, एट द डीएनए लेवल, डीएनए स्तर पर, बट देयर इज वेरिएबिलिटी, लेकिन विविधता है एट द स्ट्रक्चरल लेवल, इसके स्ट्रक्चरल लेवल, स्ट्रक्चर बनावट होती है, तो इसके बनावट के स्तर पर विविधता है, और ये आगे क्वेश्चन आएगा कि डीएनए लेवल पर उसकी वेरिएबिलिटी लो है, लेकिन स्ट्रक्चरल लेवल पर ज़्यादा है। एट द क्रोमोसोमल लेवल पे भी ज़्यादा विविधता है। एट द लेवल ऑफ डिलीशंस, डिलीट माने किसी चीज़ को हटा देना,
एंड इंसर्शंस, इंसर्शन किसी चीज़ को उसमें इंसर्ट कर देना यानी डाल देना, तो डिलीशन और इंसर्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो कुछ चीज़ें इसमें से बाहर निकाल देना और कुछ चीज़ें इंसर्ट माने ऐड कर देना। तो इसमें विविधता है, डीएनए लेवल पर वेरिएबिलिटी लो है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है क्योंकि आगे इस पर क्वेश्चन आने वाला है। देखिए क्वेश्चंस, अब आप कहेंगे मैडम 45 मिनट तो हो गए, 45 मिनट्स ही तो मिले थे आपको एग्जाम के लिए। तो बेटा मुझे ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं इसको हिंदी में आपके लिए ट्रांसलेट कर रही हूँ और आपको समझा रही हूँ। आपको तो एग्जाम में इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना नहीं है और किसी को समझाना नहीं है, तो आप आराम से कर लेंगे 45 मिनट्स में। लेकिन मेरे लिए वीडियो 45 मिनट्स में बनाना मुश्किल है क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटीज ऑफ कॉफ़ी इज द मोस्ट सोल्ड इन द वर्ल्ड, यानी इनमें से कौन सी वैरायटी कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा बिकती है दुनिया में। तो अभी हमने पैसेज में पढ़ा कॉफिया अरेबिका 56% दिया हुआ था उसका शेयर। फिर क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ कॉफ़ी हैज़ मोर देन 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, तो इनमें से कॉफ़ी की कौन सी स्पेसीज के 2 से ज़्यादा क्रोमोसोम्स हैं। तो अभी आपने पढ़ा अरेबिका के हैं, पहला ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट कॉफिया अरेबिका, तो कॉफिया अरेबिका के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो थर्ड ऑप्शन सही है, इट डिस्प्लेज द फेनोमेनन ऑफ पॉलीप्लॉइडी, तो ये फेनोमेनन इसी में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ कॉफ़ी डेवलप्ड ओनली इन द लास्ट 50,000 ईयर्स, तो हमने पैसेज में पढ़ा कि इसका सही जवाब है अरेबिका। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेरिएबिलिटी इज नॉट वेरी हाई फॉर कॉफिया अरेबिका, तो अभी लास्ट में मैंने आपको कहा था कि याद रखिएगा वेरिएबिलिटी एट द डीएनए लेवल, तो डीएनए लेवल पर जो वेरिएबिलिटी है वो हाई नहीं है, बताया गया था पैसेज में लो है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, चूज द स्टेटमेंट दैट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट, वो स्टेटमेंट आपको चूज करना है जो कि फैक्चुअली सही नहीं है, गलत है, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है, ड्यू टू इट्स जेनेटिक मेकअप नॉवल म्यूटेशंस डू नॉट अकर इन द स्पीसीज कॉफिया अरेबिका, तो नए म्यूटेशंस इसमें नहीं आते, ये इसी में तो नॉवल म्यूटेशंस आते हैं, यही तो बताया गया था कि इसकी जो वेरिएबिलिटी है वो इसके अपने म्यूटेशंस की वजह से है, तो ये वाला गलत है। फिर देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन करेक्ट सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, तो ये एक सेंटेंस है जो कि टुकड़ों में बांट दिया गया है और जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो तीसरा ऑप्शन होगा, सबसे पहले सी आएगा यानी ऑल लैंग्वेजेस, फिर ए क्रिएटेड बाय ह्यूमन, फिर डी कम्युनिटीज आर आवर कलेक्टिव कल्चरल हेरिटेज, तो सी तीसरा ऑप्शन सही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 26, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस, तो द प्रिंसिपल एड्रेस्ड अस, प्रिंसिपल ने हमको संबोधित किया, इन द असेंबली, सभा में, एंड और, तो यहाँ जो ऑप्शन आएगा वो क्वेश्ड आएगा, और शांत कर दिया द र्यूमर्स, अफवाहों को, ऑफ एन अर्ली समर ब्रेक, कि भैया इस बार गर्मी की छुट्टियाँ जल्दी हो जाएंगी, इस अफवाह को शांत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसमें आपको फिलअप्स में ये ऑप्शंस भरने हैं, फ्रेजल वर्ब्स भरने हैं। शी वॉज वेरी, तो यहाँ आएगा कट अप विद हिम फॉर हिज ऑफेंसिव रिमार्क्स ऑन वुमेन इन पॉलिटिक्स, तो उसके ऑफेंसिव रिमार्क्स की वजह से वो कट अप हो गई उससे। फिर देखिए, आई हैव प्लेंटी ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स, तो मेरे पास ढेर सारी इंटरेस्टिंग किताबें हैं। टू, अब यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन, गिव अवे, देने के लिए, टू बुक लवर्स, लवर जो किताब प्रेमी हैं उनको देने के लिए। फिर सी देखिए, स्ट्रेंज दैट पीपल ईजिली, स्ट्रेंज बड़ी अजीब बात है, दैट पीपल कि लोग ईजिली आसानी से, अब यहाँ ब्लैंक स्पेस में सी ऑप्शन आएगा, गिव इन यानी झुक जाते हैं। टू टेम्पटेशंस, टेम्पटेशन अट्रैक्शंस होते हैं जो आपको अपनी ओर खींचते हैं, तो उनके सामने झुक जाते हैं। एंड रुइन देयर रेपुटेशन, और अपनी रेपुटेशन खराब कर लेते हैं। डी ऑप्शन देखिए, राहुल इज ट्राइंग टू, राहुल कोशिश कर रहा है, अब यहाँ पर कट डाउन आएगा, कट डाउन माने कम करने का, ऑन हिज स्मोकिंग, जो अपना धूम्रपान है, 10 सिगरेट पीता है तो अब उसका इरादा है कि वो 5 कर देगा, तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वो 4 है। अब देखिए इसी तरीके का 28th क्वेश्चन भी है। 28th क्वेश्चन में पहला देखिए, आई थॉट, मैंने सोचा, द रेस्टोरेंट
वुड बी एक्सपेंसिव, कि रेस्टोरेंट महंगा होगा, बट लेकिन इट वॉज, ये था रीजनेबली अफोर्डेबल, यानी काफ़ी अफोर्डेबल था, यानी आप आराम से इसमें खाना खा सकते थे। इट वॉज अ सीरियस एक्सीडेंट, ये बड़ा गंभीर दुर्घटना थी, बट लेकिन द कार वॉज, जो कार थी, अब यहाँ पर आएगा हार्डली, माने मुश्किल से ही डैमेज हुई थी, कार को मुश्किल से ही कोई चोट लगी थी। फिर सी देखिए, द मीटिंग वॉज अ डिजास्टर, वो मीटिंग भैया एक पूरी मुसीबत थी, एज जैसा कि इट वॉज वेरी बैडली ऑर्गेनाइज्ड, इसका ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बुरी तरीके से किया गया था। फिर मीरा इज गिफ्टेड, मीरा एक गिफ्टेड है, मतलब ईश्वर से उसको आशीर्वाद मिला हुआ है। शी हैज़ द एबिलिटी, उसके अंदर क्षमता है, टू लर्न, सीखने की, एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को, और यहाँ ऑप्शन आएगा क्विकली, जल्दी से किसी भी भाषा को सीख लेती है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड पेयर टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड पेयर आपको चूज करना है। आई डिडंट नो, मुझे नहीं मालूम था, राहुल वॉज इन द हॉस्पिटल, कि राहुल हॉस्पिटल में है। इफ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता, आई वुड हैव विजिटेड हिम, तो मैं उससे मिलने जाता, तो दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आइडेंटिफाई द ऑप्शन, उस ऑप्शन को पहचानो, क्लोजेस्ट, जो कि सबसे करीब है इन मीनिंग, अर्थ में, टू द अंडरलाइंड वर्ड, जो अंडरलाइंड वर्ड है। द मूवी स्टार्स बायोग्राफी, ये मूवी स्टार की जो बायोग्राफी है, जीवन वृत्त है, इज वो है ग्लॉसी साइकोफेंटिक पोर्ट्रियल, यानी एक दिखावा, और साइकोफेंटिक का मतलब आपको बताना है, और पोर्ट्रियल चित्रण होता है, तो साइकोफेंटिक का मतलब फ्लैटरिंग होता है, चापलूसी से भरा हुआ, बहुत तारीफ कर दी है उसमें। चूज द करेक्ट एंटोनिम, एंटोनिम बताना है यहाँ। द मिनिस्टर अनलीज्ड अ कॉम्प्लीमेंट अगेंस्ट द न्यूज़पेपर, यानी मिनिस्टर ने एक कॉम्प्लीमेंट दिया खिलाफ उस न्यूज़पेपर के, फॉर इट्स बायस्ड एडिटोरियल, क्योंकि उसका जो संपादकीय था वो बायस्ड था, यानी पूर्वाग्रहों से भरा हुआ था, ऑन इलिटरेसी एमंग विमेन इन हिज कंस्टिट्यूएंसी, उसके कंस्टिट्यूएंसी में औरतों के अंदर इलिटरेसी, यानी औरतें बिना पढ़ी लिखी हैं, तो इस पर एक संपादकीय लिखा था। तो कॉम्प्लीमेंट का अपोजिट होता है डिनंसिएशन। हालांकि यहाँ जैसे यूज़ किया है इस वर्ड को, वो थोड़े गलत तरीके से यूज़ किया है ना, उस न्यूज़पेपर के खिलाफ कॉम्प्लीमेंट थोड़ी होगा, कॉम्प्लीमेंट तो अच्छा होता है ना, जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं, लेकिन यहाँ उल्टे सेंस में यूज़ किया है। खैर, हमें तो इसका एंटोनिम बताना है, तो कॉम्प्लीमेंट का जो एंटोनिम होगा वो डिनंसिएशन ही होगा, वो क्रिटिसिज्म होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 32, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फॉर रीडाउटेबल। अब ये रीडाउटेबल का बहुत से बच्चे डाउटेबल ही समझ लेते हैं लेकिन रीडाउटेबल का मतलब फॉर्मिडेबल होता है, यानी कोई इतना बहादुर है, जो कि और इंस्पायरिंग होता है, जो आपको प्रभावित करता है, तो वो रीडाउटेबल होता है। फिर चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर सलन। सलन का मतलब सीरियस होता है, बड़ा सा मुंह बना लेने वाला और मुंह फुला लेने वाला, तो सीरियस टाइप का। तो इसका जस्ट अपोजिट जीनियल होता है, खुश मिजाज, हंसने वाला। फिर नेक्स्ट देखिए, वही सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस टूटा हुआ है, आपको उसके टुकड़ों को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ ये सेंटेंस बनेगा, आर रेस्पॉन्सेज टू बेसिक टेस्ट आर इनबॉर्न बट आर परसेप्शंस ऑफ स्मेल्स द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लेवर आर लर्नड, यानी ये सी जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। अब ये क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यहाँ वर्ड्स और उनकी डेफिनेशंस को मैच करना है। थियोक्रेसी, थियो माने भगवान होता है, क्रेसी रूल होता है, तो भगवान के विश्वासों पर आधारित जो रूल होता है वो थियोक्रेसी होता है। अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, अ गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस एंड रिलीजियस लीडर्स, यानी दैवीय इंस्ट्रक्शंस के अनुसार, गाइडेंस के अनुसार, और जो धार्मिक नेता हैं उनके अनुसार जब शासन होता है तो उसको थियोक्रेसी कहते हैं एक तरीके से पुजारियों का शासन होता है। मेगालोमेनिया, मेगालोमेनिया क्या होता है, अ मॉर्बिड डिल्यूजन ऑफ वंस पावर, इंपॉर्टेंस और गॉडलीनेस, यानी जब हमको ये अहंकार हो जाता है कि मैं ही हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, जो भी हूँ मैं हूँ, मेरे अंदर बहुत ताकत है, तो वो मेगालोमेनिया होता है। फिर एपोथिकरी है, एपोथिकरी क्या करता है,
ये पहला ऑप्शन है, वन हु कीप्स ड्रग्स फॉर सेल, यानी जो दवाइयाँ रखता है बेचने के लिए, एंड पुट्स अप प्रेस्क्रिप्शंस, और खुद ही प्रेस्क्रिप्शन भी दे देता है कि भैया आपके दस्त हो गए, अच्छा तो ये वाली दवाई खा लेना, ये ले जाओ, उल्टी हो रही है तो ये वाली ले जाओ, पेट में दर्द है तो ये ले जाओ, तो बैरालगन, नोवलजीन और वो सब रख लेता है, भैया ये ले जाओ, तो वो एपोथेकेरी। फिर है एंटिक्वेरियन, जिसको पुरानी चीज़ों से बड़ा प्यार होता है, तो वो एंटिक्वेरियन होता है, एंटीक चीज़ों से। वन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज ऑब्जेक्ट्स एंड आर्टिस्टिक वर्क्स फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट, यानी अतीत की चीज़ों का जो अध्ययन करता है वो एंटिक्वेरियन कहलाता है। अच्छा, मैंने यहाँ ऑप्शन पर निशान नहीं लगाया। अब इस हिसाब से देखिए तो ए में ये होगा तीसरा, ए में तीसरा, और मेगालोमेनिया बी में होगा दूसरा, यानी चौथा, बी में चौथा। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन होगा सही, यानी जो ऑप्शन है पहला वाला सही है। फिर आगे देखिए 36, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन भरना है आपको। अ स्मॉल, और यहाँ जो आएगा वो अल्टरकेशन आएगा। अल्टरकेशन का एक कहासुनी होती है, और वो कहासुनी क्या थी, छोटी सी कहासुनी थी बिटवीन टू चिल्ड्रन, दो बच्चों के बीच में, एंडेड अप एज अ ग्रुप फाइट, और भैया फिर तो बड़ी तगड़ी दो ग्रुप्स में लड़ाई हो गई। लड़ाइयाँ ऐसे ही शुरू होती हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन राइट सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब फिर से भैया सेंटेंस तोड़ मरोड़ के रख दिया, अब इसको फिर से अरेंज करो, ये बहुत आया है। अब देखिए यहाँ मैंने जो ऑप्शन है वो ये लगाया है, कैसे अरेंज होगा। डी सबसे पहले आएगा, शी वर्कड ऑन द केस, फिर फॉर 7 hours बट वॉज हार्डली एबल टू डिसाइड हु द मर्डरर वॉज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी मोटिवेशन। फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। तो खाली जगह में करेक्ट ऑप्शन भरना है। द कैंडिडेट एश्योर्ड द इंटरव्यूअर्स, कैंडिडेट ने विश्वास दिलाया इंटरव्यूअर्स को दैट द डिप इन हर ग्रेड्स, कि उसके ग्रेड्स जो डिप किए गए यानी नीचे चले गए हैं ड्यूरिंग हर सेकेंड सेमेस्टर के दौरान, वॉज वो है एक एनोमेली, सिंस शी हैड ऑलवेज बीन अ टॉप स्कोरर इन द फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में तो वो हमेशा से टॉप स्कोरर रही है, तो सेकंड सेमेस्टर में ये जो डिप मारा है, नीचे गए हैं ग्रेड्स, वो एक एनोमेली है, यानी कि विसंगति है। हिंदी में एनोमेली को विसंगति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। तो जो अंडरलाइन वर्ड है उसका सिनोनिम आपको बताना है। फॉर सम टाइम नाउ, कुछ समय से, वी हैव बीन टॉइंग विद, हम टॉइंग विद मतलब बस हल्का सा विचार कर रहे हैं, द आइडिया, इस आइडिया पर, ऑफ ट्रांसफरिंग, के ट्रांसफ़र कर दिया जाए ऑल आर बिजनेस, हमारा सारा व्यवसाय, फ्रॉम फिजिकल टू ऑनलाइन सेल्स ओनली, यानी फिजिकल तौर पर, भौतिक तौर पर दुकान से ना बेच के हम कैसे बेचें, ऑनलाइन सेल्स करें। तो टॉय विद का मतलब कंसिडरिंग, हम इस पर विचार कर रहे हैं, तो तीसरा ऑप्शन सही है। सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, तो यहाँ अपोजिट वर्ड आपको चूज करना है। तो जो सेंटेंस है, एट फर्स्ट द वर्कर्स वर एग्रीएबल, तो पहले तो जो वर्कर्स थे वो सहमत थे टू द प्रपोजल्स ऑफ द मैनेजर, मैनेजर के प्रपोजल से, बट लेटर, लेकिन बाद में, दे वर रिकंसाइल्ड टू द न्यू प्रपोजल्स, वो नए जो प्रस्ताव थे उनसे रिकंसाइल हो गए, सहमत हो गए। तो रिकंसाइल्ड का जो अपोजिट होता है वो एस्ट्रेंज्ड होता है, दूसरा ऑप्शन सही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 41। अब यहाँ पर सेंटेंसेस हैं और उनमें कुछ वर्ड्स भरने हैं। शी वॉज एबल टू गिव अ, तो यहाँ पर आएगा क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन। क्रेडिबल माने विश्वसनीय, तो वो एक विश्वसनीय एक्सप्लेनेशन दे पाई इन द कोर्ट, कोर्ट में, फॉर हर प्रेजेंस, कि वो क्यों उपस्थित थी, नियर द क्राइम सीन, क्राइम सीन के पास। द रॉकलैंड हॉस्पिटल, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में आएगा कोलैबोरेटेड, कोलैबोरेट माने जब मिलकर काम करते हैं, तो किसके साथ कोलैबोरेट किया, एम्स के साथ, टू कंडक्ट अ फ्री कैंसर स्क्रीनिंग कैंप, तो उन्होंने एक फ्री स्क्रीनिंग कैंप लगाया कैंसर का, दोनों ने मिलकर, तो यहाँ कोलैबोरेट आएगा। फिर तीसरा देखिए, दो शी वॉज शोन ओनली 4% इम्प्रूवमेंट, हालांकि उसने शी हैज शोन, उसने दिखाया केवल 4% इम्प्रूवमेंट इन अचीविंग हर टारगेट, अपना टारगेट अचीव करने में, येट हर एफर्ट्स आर, फिर भी उसके जो एफर्ट्स हैं, उसके जो प्रयास हैं वो क्रेडिटेबल हैं, यानी श्रेय देने लायक हैं। फिर फोर्थ देखिए, द डॉक्टर्स गिव द प्रोग्नोसिस बाय ब्लैंक स्पेस देयर
डायग्नोसिस विद सेवरल टेस्ट, तो यहाँ आएगा कॉरोबोरेटिंग। कॉरोबोरेटिंग का मतलब होता है कंफर्म करके, तो वो कई सारे टेस्ट करते हैं डॉक्टर्स, फिर कंफर्म करते हैं टेस्ट के आधार पर और फिर अपना डायग्नोसिस देते हैं कि भाई व्यक्ति को, इस पेशेंट को ये बीमारी है, फला बीमारी है। तो इस आधार पर जो यहाँ सही ऑप्शन होगा वो तीसरा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। मोस्ट ऑफ द गेस्ट, ज़्यादातर जो गेस्ट थे अराइव्ड, आए थे फॉर द कंसर्ट, कंसर्ट के लिए बाय बस, बस के द्वारा, तो पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। तो ये जो वर्ड है, वाई डिड यू मेक दैट फ्लिपेंट रिमार्क अबाउट हर चॉइस ऑफ क्लॉथ्स, तुमने उसके कपड़ों को लेकर ये फ्लिपेंट रिमार्क क्यों किया, है ना, ये टिप्पणी क्यों की। तो ये डिसरेस्पेक्टफुल टिप्पणी है, तुमने क्यों की, भाई कोई अगर छोटे कपड़े पहन रहा है तो उसके बारे में टिप्पणी डिसरेस्पेक्टफुल ही। फिर देखिए, सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट, तो यहाँ आपको अपोजिट वर्ड चूज करना है। द थीफ शोड हिज डिसबिलीफ, तो चोर ने अपना डिसबिलीफ शो किया, दिखाया, तो शो का अपोजिट है कंसील, छिपाना, दूसरा ऑप्शन सही है। फिर यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपको भरना है द प्रेसिडेंट फाइनली, यानी राष्ट्रपति ने अंततः हैड टू, अब यहाँ एक्सीड टू है, एक्सीड टू माने पूरा करना या उसके सामने झुक जाना, द डिमांड्स को, जो मांग थी ऑफ द पब्लिक, जनता की, फॉर हिज रेजिग्नेशन, उनके त्यागपत्र की, तो उस त्यागपत्र की मांग के आगे उनको झुकना पड़ा, यानी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो यहाँ एक्सीड टू आएगा। इसके बाद फिर से देखिए, सेंटेंस तोड़ मरोड़ के रख दिया और आप इसको सही करो जी। अब यहाँ पर कैसे आएगा, फॉर ऑर्गेनाइजेशंस विच प्रोवाइड सर्विसेज टू कस्टमर्स ऑन अ फेस टू फेस बेसिस, और फिर आएगा डी, द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज विद होम दे डील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस तरीके से आएगा और ये ऑप्शन पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस भी टूटा फूटा हुआ है, अब आपको इसको भी सही करना है। एज अ कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल टू एथिकल थियरी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, और फिर आएगा सी, जस्टिस इज एसोसिएटेड विद द नोशन ऑफ इक्विटी एंड इक्वलिटी, स्पेशली विद द इंजंक्शन टू ट्रीट इक्वल्स इक्वली, तो इस हिसाब से चौथा ऑप्शन यहाँ सही है। अब यहाँ इस 48 में देखिए, इडियम्स हैं और उनकी मीनिंग है। ब्लो द गैफ, तो ये डाइवल्ज अ सीक्रेट, किसी राज को उजागर कर देना, वो ब्लो द गैफ होता है। फिर एट द एंड ऑफ योर टीथर, इसका मतलब फील अनेबल टू डील विद समथिंग, यानी समझ में नहीं आता कि इससे कैसे डील करें, तो वो इसका मीनिंग होता है। बी फुल ऑफ बीन्स, यानी बीन्स से भरे होना, तो यहाँ बी फुल ऑफ एनर्जी, हमारे गांव में कहते भी है ना, अभी तुम्हारी देह में दाने हैं बेटा, अभी बाद में पता चलेगा, तो देह में दाने होना मतलब आपके अंदर अभी एनर्जी है। फिर देखिए, वॉन्ट टू कर्ल अप एंड डाई, यानी कैसे सिकुड़ जाऊँ, कैसे मर जाऊँ, धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊँ। जब आप बहुत शर्मिंदा होते हैं तब आपको लगता है कहाँ दुबक जाए, कहाँ जाके मर जाएं, तो फील टेरिबली अशेम्ड एंड एम्बेरेस्ड, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी और परेशानी महसूस करना, तो इस हिसाब से, अरे यार ये भी नहीं मार्क किया मैंने, लो बेटा मार्क कर दिया ये, और इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 49th क्वेश्चन देखिए, यहाँ सेंटेंसेस में प्रीपोजिशंस बने हैं। द एडिटेड वर्जन ऑफ हर आर्टिकल इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम आएगा, तो ए आएगा इसमें। आई जस्ट डोंट फील एनी एफिनिटी, एफिनिटी होती है समानता, तो एफिनिटी विद आता है एफिनिटी के बाद, तो ये पहला होगा। हर आइडियाज़ आर नॉट एट ऑल डिसिमिलर, और इसमें डिसिमिलर टू आएगा। फिर देखिए, इट वुड बी रॉन्ग टू मिस्टेक हिज डिफिडेंस, ब्लैंक स्पेस, इसमें आएगा फॉर हिज एरोगेंस और कोल्डनेस, यानी उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो उसको एरोगेंस ना समझा जाए, तो यहाँ ये ऑप्शन आएगा। अरे इसको भी मार्क नहीं किया, तो 49th में ये मैंने फिर मार्क कर दिया, ये भी पहला ही है इसका ऑप्शन सही। और 50th क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी सेंटेंस टूटा फूटा है, इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो ये आएगा, कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन eclectic and unique teaching method that enhances creativity and provides students with tools for critical thinking, तो इस तरीके से ये सेंटेंस अरेंज होगा और सही ऑप्शन होगा दूसरा।
तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छा करके आए होंगे और सभी आप अब ग्रेजुएशन में आ जाएंगे, और ग्रेजुएशन में आपका स्वागत है। ग्रेजुएशन का बहुत सारा मटेरियल मैंने अपलोड किया है, मेरे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करूँगी। धन्यवाद।